नमस्कार मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसे एक कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट समझा जाता है। वह है डीबी यानी डेसिबल। इसका कारण है डीबी का 50 से भी अधिक तरह का होना, जिसे अलग अलग प्रकार की क्वांटिटीज के रेशो को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। विषय थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसे संक्षेप में और सरल शब्दों में बता सकूं। मैं केवल उन्हीं प्रकार की डीबी के बारे में बात करूंगा जो ऑडियो एम्पलीफायर की फील्ड में मेजरमेंट के लिए उपयोग की जाती है। जो लोग ऑडियो एम्पलीफायर का काम करते हैं उनमें से अधिकतर डीबी को समझना तो चाहते हैं, परंतु या तो कठिन विषय समझकर प्रयास नहीं करते या उनके पास डीबी मापने का कोई साधन नहीं है। अगर आज आप इस वीडियो में बताई गई बातों को ठीक से समझ लेंगे तो फिर यह विषय आपको कठिन नहीं लगेगा। डेसिबल में डेसी का अर्थ है 10वां भाग और बेल अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नामक मशहूर वैज्ञानिक के नाम से लिया गया है, जिन्होंने इसे इन्वेंट किया था। तो डेसिबल यानी बेल का 10वां भाग या एक बेल बराबर 10 डेसी। डीबी एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसका शाब्दिक अर्थ है छोटा करके गिनना, यानी एक बड़ी संख्या को छोटा करके व्यक्त करना। यह किसी दो संख्याओं के अनुपात को लॉगरिथमिक स्केल पर दिखाता है, चाहे वह अनुपात किसी दो वोल्टेज के बीच का हो, वाटेज या पावर लेवल के बीच का हो, साउंड प्रेशर लेवल के बीच का हो या अन्य किसी और क्वांटिटी के बीच का हो। डीबी स्केल की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सामान्य रूप से वोल्टेज रेशो या पावर रेशो को नहीं निकाल सकते? इसका जवाब है जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन जब इस अनुपात की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो इसे सरलता से कैलकुलेट करना और व्यक्त करना कठिन हो जाता है। तो चलिए डीबी को शुरू से समझते हैं। इसके लिए पहले साउंड यानी आवाज को समझना होगा। आवाज हवा में होने वाली वाइब्रेशंस हैं जो हमारे ईयर ड्रम पर पहुंचकर उसमें कंपन करती हैं, जिससे आवाज पैदा होती है। कानों में पहुंचने वाली आवाज की मात्रा को साउंड प्रेशर कहते हैं और साउंड प्रेशर की इकाई पास्कल है। हम मनुष्यों के कानों के सुन सकने की न्यूनतम सीमा 20 माइक्रोपास्कल है, यानी इससे कम साउंड प्रेशर से होने वाली आवाज को हम नहीं सुन सकते, और अधिकतम सीमा 20 पास्कल है। 20 पास्कल से हमारे कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये न्यूनतम और अधिकतम सीमा थ्रेशोल्ड पॉइंट कहलाते हैं। हालांकि वातावरण में इससे भी अधिक तीव्रता की आवाजें होती हैं। यहां इस चार्ट में विभिन्न प्रकार की आवाजों के स्तर को दिखाया गया है। इस 20 माइक्रोपास्कल से 20 पास्कल के साउंड प्रेशर का अनुपात देखें तो यह 20 पास्कल बटे 20 माइक्रोपास्कल यानी 10 लाख होता है। इस 10 लाख के अनुपात को लिखना और कैलकुलेट करना व्यवहारिक नहीं होता है, और किसी एक प्लॉट पर ग्राफ बनाकर दिखाना हो तो और भी कठिन है। अब इस संख्या को डीबी में कन्वर्ट करें तो 20 माइक्रोपास्कल को 0 डीबी कहेंगे और 20 पास्कल को 120 डीबी कहा जाएगा। यह 120 डीबी कैसे निकाला है इसको बाद में समझेंगे। यह ग्राफ आवाज के स्तर में आए रिलेटिव यानी सापेक्ष बदलाव पर हमारे कान वास्तव में कैसी प्रतिक्रिया करते हैं उसका एक नमूना है। आवाज के अलग अलग स्तर और विभिन्न फ्रीक्वेंसियों पर हमारे कान कितने सेंसिटिव है, यहां यह डीबीए, डीबीबी और डीबीसी के ट्रेस के द्वारा दिखाया गया है। ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में डीबी साउंड प्रेशर को उसी स्केल पर दिखाता है जैसे हमारे कान लाउडनेस को महसूस करते हैं। एम्पलीफायर की पावर डबल होने पर हमारे कान उस लाउडनेस को डबल महसूस नहीं करते। हमारे कान ठीक इस लॉगरिथमिक स्केल की तरह लाउडनेस को महसूस करते हैं। इस लीनियर स्केल की तरह नहीं कि साउंड प्रेशर डबल हो गया तो हमें भी डबल ही सुनाई देगा।
लीनियर स्केल में जहां 10 से लेकर 100 तक हर स्टेप का साइज बराबर है, यानी 10 से 20 का साइज भी वही है जो 90 से 100 के बीच का है। इस लॉगरिथमिक स्केल में हर स्टेप का अनुपात बराबर है, जैसे 10, 100, 1000, 10,000। यहां हर स्टेप पहले से 10 गुना अधिक है। लीनियर स्केल में संख्या डबल होने पर उनके बीच की दूरी भी डबल है, जबकि लॉग स्केल में संख्या 10 गुना होने पर भी उनके बीच की दूरी समान है। लीनियर और लॉग स्केल का एक और उदाहरण इस वीडियो में देखिए। यहां एक फ्रीक्वेंसी के वोल्टेज इस वर्टिकल स्केल जो लीनियर है पर आप देख रहे हैं, और यह मेरे हाथ में 10 dB पर स्टेप का एक अटेन्यूएटर है। इस एम्पलीट्यूड को अगर हम -10 dB करते हैं तो यह ट्रेस 3.16 गुना कम हो गया है। -20 dB पर यह 10 गुना कम हो गया है। -30 dB पर यह 31.6 गुना कम, और -40 dB पर यह 100 गुना कम होकर गायब ही हो गया है। यानी लीनियर स्केल पर यह एम्पलीट्यूड तेजी से कम होता जाता है। अब हम इसी सिग्नल को डीबी स्केल पर देखेंगे जो एफएफटी फंक्शन पर है। यह मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसे हम 0 dB कहेंगे। यह -10 dB, -20 dB, -30 dB, -40 dB, और यह -50 dB, यानी 316 गुना कम। -50 dB पर यह दिखाई तो दे रहा है, परंतु एफएफटी फंक्शन की लिमिटेशंस के कारण हम ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। ध्यान दें कि डीबी स्केल पर इसका गेन 10 dB पर डिवीजन कम हो रहा है, यानी -10 पर 1 डिवीजन, -20 पर 2 डिवीजन, और -30 dB पर 3 डिवीजन, -40 पर 4 डिवीजन, जबकि लीनियर स्केल में यह तेजी से कम होता जा रहा था। यानी डीबी में कन्वर्ट करने के बाद वही सिग्नल उसी स्केल पर आप सरलता से देख पा रहे हैं। ऑडियो एम्पलीफायर में बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें मेजर किया जाता है, जैसे किसी एक स्टेज का वोल्टेज गेन और फ्लैट फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, टोन कंट्रोल की रेंज और मैक्सिमम बूस्ट और कट का रेशो, बैंड पास फिल्टर की रेस्पॉन्स, या पूरे एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन, पावर गेन, सिग्नल टू नॉइस रेशो, क्रॉस टॉक आदि सभी डीबी में व्यक्त किए जाते हैं। इसलिए इनका जानना हमारे लिए और भी जरूरी हो जाता है। इन सब मेजरमेंट्स के लिए डीबी के 2 ही प्रकार मुख्यतः काम में आते हैं। एक पावर रिलेटेड रेशो के लिए, जिसका फॉर्मूला है 10 log P2/P1, और दूसरे नॉन पावर क्वांटिटीज जैसे वोल्टेज या एम्पलीट्यूड गेन के लिए 20 log V2/V1। इनमें भी पावर रेशो को बहुत कम देखा जाता है। ज्यादातर सभी मेजरमेंट वोल्टेज गेन संबंधित ही होते हैं। डीबी के साथ प्रयुक्त किए जाने वाले अक्षर, जिन्हें सफिक्स कहते हैं, जैसे डीबीएम, डीबीडब्ल्यू, डीबीयू, डीबी माइक्रोवोल्ट, डीबी मिलीवोल्ट, डीबी वोल्ट, डीबी एसपीएल, डीबीए आदि में रेफरेंस वैल्यू पूर्व निर्धारित होती है। यह वैल्यू फिक्स होती है, जैसे डीबीएम में 1 मिलीवाट, डीबीवी में 1 वोल्ट आदि आदि। यहां इस चार्ट में सभी मुख्य क्वांटिटीज की रेफरेंस वैल्यू, क्वांटिटी और रेशो के प्रकार दिखाए गए हैं। इन सब में रेशो के डीबी में कन्वर्ट होने के बाद रेफरेंस वैल्यू को 0 dB कहा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से सफिक्स होते हैं जिनका यहां वर्णन करना जरूरी नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया है कि डीबी को पावर गेन और वोल्टेज गेन के लिए 2 वैल्यूज के बीच का रेशो जानने के लिए उपयोग में लाते हैं। यहां इस चित्र में दिखाया गया है कि किसी एम्पलीफायर या सर्किट की इनपुट पर दी जाने वाली क्वांटिटी उसकी रेफरेंस वैल्यू होती है, जिसके रिलेटिवली यानी जिसके सामने हम दूसरी मेजर की जाने वाली वैल्यू का रेशो देखते हैं। कुछ लोग न सिर्फ V1 और V2 को U1 और U2 कहते हैं, बल्कि वे इनपुट पर दी गई रेफरेंस वैल्यू को U2
और आउटपुट पर मिलने वाली वैल्यू को U1 कहते हैं। मुख्य बात यह है कि रेशो निकालने के लिए मापे जाने वाली संख्या ऊपर होगी और रेफरेंस वैल्यू नीचे लिखी जाएगी। जैसे रेफरेंस वैल्यू अगर 1 है और मापे जाने वाली 100 है तो यहां 100/1 लिखा जाएगा। यह जो मैं डीबी कन्वर्टर ऐप इस्तेमाल करूंगा उसमें भी इसी तरह से उल्टा लिखा गया है। और अब सबसे अहम सवाल, इस अनुपात को डीबी में कन्वर्ट कैसे करें। इसका सबसे आसान उपाय है डीबी कन्वर्टर के लिए एप्लीकेशन जो मोबाइल और पीसी दोनों के लिए आती है। यह बहुत आसान है। दूसरा उपाय है टेबल या चार्ट, जिसमें आप रेशो से डीबी या डीबी से रेशो निकाल सकते हैं। तीसरा उपाय है साइंटिफिक कैलकुलेटर और चौथा डीबी मीटर। और अंतिम और सबसे कठिन उपाय है मैन्युअली गणित द्वारा निकालना। और यही हिस्सा इसका सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन हम यहां सिर्फ आसान तरीके से ही इसे समझेंगे। इन सब में डीबी कन्वर्टर एप्लीकेशन ही सबसे आसान है और इसमें भी और भी कई तरह के क्वांटिटीज का रेशो निकाल सकते हैं। तो हम पहले पावर रेशो कैसे निकालेंगे इसका उदाहरण देखते हैं। मानो इनपुट P1 पर 0.1 वाट यानी 100 मिलीवाट है और P2 आउटपुट पर 100 वाट मिल रही है, तो P2/P1 यानी 100/0.1 बराबर 1000 या 1:1000। इस अनुपात को डीबी में कन्वर्ट करें तो यह 30 डीबी होगा। अब इस चार्ट में भी यह 1000 पावर गेन 30 डीबी ही बता रहा है। अब हम यह कह सकते हैं कि इस सर्किट का पावर गेन रेशो 30 डीबी है। अब अगर इस सर्किट की इनपुट पर 100 वाट और आउटपुट पर 0.1 हो तो क्या होगा, यह देखें। अब यह अनुपात उलटकर 0.1/100 बराबर 0.001 यानी 1000:1 हो गया है, बिल्कुल उल्टा। तो इसका पावर गेन रेशो अब -30 डीबी होगा। चार्ट में भी यह -30 डीबी ही है। और अब बारी वोल्टेज गेन निकालने की। इनपुट V1 पर 100 मिलीवोल्ट यानी 0.1 वोल्ट है और आउटपुट V2 पर 10 वोल्ट। इसका अनुपात हुआ V2/V1 यानी 10/0.1 या 1:100। डीबी में इसका रेशो हुआ 40 डीबी। चार्ट में भी यह रेशो 40 डीबी ही है। अब इसको भी उलट दें तो 0.1/10 बराबर 0.01 या 100:1 हुआ। डीबी में कन्वर्ट करें तो यह -40 डीबी हुआ। चार्ट में भी यह -40 डीबी है। गेन का अनुपात समान होना यानी जहां इनपुट और आउटपुट की वैल्यू समान हो उसे यूनिटी गेन कहा जाता है या गेन 0 डीबी है कहा जाएगा और रेशो होगा 1:1। आप सोच रहे होंगे कि पावर गेन के लिए 10 लॉग और वोल्टेज या नॉन पावर गेन के लिए 20 लॉग। ऐसा क्यों? इसका कारण W बराबर V²/R की यह इक्वेशन है जहां वोल्टेज को स्क्वायर किया गया है, क्योंकि पावर वोल्टेज के समानुपाती है यानी प्रोपोर्शनल है। इसे यहां इस चार्ट में समझें। यहां इस चार्ट में कितने डीबी पर कितना पावर रेशो होगा और कितना वोल्टेज रेशो होगा यह दिखाया गया है। 0 डीबी पर पावर और वोल्टेज दोनों का अनुपात समान होगा। 1 डीबी पर पावर रेशो 1.259 और वोल्टेज रेशो 1.122 है। 3 डीबी पर पावर रेशो 1.995 यानी लगभग 2 गुना है, जबकि वोल्टेज पर यह 1.413 जो 2 का स्क्वायर रूट है। 6 डीबी पर पावर रेशो 3.981 जो लगभग 4 गुना होता है और वोल्टेज रेशो 1.995 यानी लगभग 2 गुना ही होता है। 10 डीबी पर पावर रेशो 10 गुना हो जाता है, लेकिन वोल्टेज रेशो सिर्फ 3.162 ही रहता है। इसके बाद पावर रेशो
प्रत्येक 10 डीबी जुड़ने पर 10 गुना होता जाता है, जबकि वोल्टेज रेशो उतने ही डीबी के पावर रेशो के स्क्वायर रूट के बराबर ही होता है। यही अंतर 0 डीबी से नीचे की तरफ भी दिखाई देता है। -3 डीबी पर पावर रेशो 0.501 यानी आधा हो गया है, जबकि -3 डीबी पर वोल्टेज रेशो 0.708 होता है, जो 0.5 का स्क्वायर रूट है। -10 डीबी पर पावर रेशो 0.1 है और वोल्टेज रेशो 0.316 है, जो -10 डीबी पर पावर रेशो का स्क्वायर रूट है। इसी तरह प्रत्येक 10 डीबी कम होने पर पावर रेशो भी 10 गुना कम हो जाता है, जबकि वोल्टेज रेशो उतने ही डीबी के पावर रेशो के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। यह दो चार्ट जो पावर रेशो और वोल्टेज रेशो के लिए अलग अलग हैं, इनमें 20 डीबी तक की वैल्यू को अधिक एक्यूरेसी के लिए दिखाया गया है। मित्रों, आशा है यहां तक की बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब सवाल यह है कि आप किस प्रकार के मल्टीमीटर से इनपुट और आउटपुट की वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। अगर आपके पास उपयुक्त मल्टीमीटर नहीं है तो आप चाहकर भी सही परिणाम नहीं ले सकते। बाजार में मिलने वाले अधिकतर डिजिटल मल्टीमीटर में एसी वोल्टेज के लिए फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ मात्र 40 हर्ट्ज से 1 किलो हर्ट्ज तक ही होती है, और कुछ में तो मात्र 40 या 45 से 400 हर्ट्ज तक ही है। फिर आप कैसे 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक के बैंडविड्थ की रेस्पॉन्स सही मेजर कर सकते हैं। कुछ बढ़िया कंपनी के डिजिटल मल्टीमीटर जिनकी कीमत लगभग 13,000 रुपए है, उनकी एसी बैंडविड्थ भी 40 से 400 हर्ट्ज ही है। बेशक उनमें एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी अधिक है, मगर इस काम के लिए वे उपयुक्त नहीं है। कुछ बढ़िया डिजिटल मल्टीमीटर जिनकी बैंडविड्थ 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है, वे 18,000 से कम नहीं आते। एक और डिजिटल मल्टीमीटर है जिसकी बैंडविड्थ 20 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज है और इसकी कीमत 25,000 रुपए है। इसमें आप डीबीएम तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन डीबी रेशो नहीं निकाल सकते। बाजार में एक ही ऐसा डिजिटल मल्टीमीटर है जिसमें डीबी रेशो आप मेजर कर सकते हैं और इसकी बैंडविड्थ भी 20 से 20 हर्ट्ज तक है। इसकी कीमत 28,000 रुपए है। कहने का मतलब है कि अगर आपको 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की एसी फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ मीटर चाहिए तो कम से कम आपको 18,000 रुपए खर्च करने ही होंगे, और अगर डीबी मेजर करने वाला मीटर भी चाहिए तो कम से कम 28,000 रुपए। सस्ते डिजिटल मल्टीमीटर से एनालॉग मल्टीमीटर की बैंडविड्थ थोड़ी वाइड जरूर है, लेकिन उनमें एक्यूरेसी ±4% होती है और 10 वोल्ट से कम एसी रेंज नहीं होती, इससे 1 वोल्ट से कम के सिग्नल को पढ़ पाना मुश्किल होता है। रेंज सेलेक्टर के कारण इनमें केवल लो वोल्टेज रेंज पर ही बताई गई रेस्पॉन्स मिलती है। अधिक वोल्टेज की रेंज पर इनका रेस्पॉन्स और भी पुअर हो जाता है, क्योंकि रेंज सेलेक्टर में फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन के लिए कैपेसिटर नहीं लगे होते, केवल रेजिस्टेंस के नेटवर्क से ही रेंज सेलेक्टर बने होते हैं। कुछ अधिक अच्छे एनालॉग मीटर भी आते हैं जिन्हें एफईटी वोल्ट मीटर कहते हैं। इनकी इनपुट रेजिस्टेंस तो हाई होती है, लेकिन उनकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं और फिर इनकी कीमत भी बहुत अधिक होती है। मित्रों, मेरे पास 4 तरह के मीटर हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ को मैंने आपके लिए कंपेयर किया है। यह वीडियो देखें। ये पहला मीटर ट्रू आरएमएस मीटर है। इसके बैंडविड्थ 40 से 10 किलो हर्ट्ज बताई गई है। इसे मैंने 10,000 रुपए में लिया था। दूसरा भी ट्रू आरएमएस है। इसकी कीमत लगभग 1,500 रुपए है और इसकी बैंडविड्थ 40 से 1 किलो हर्ट्ज बताई गई है। तीसरा एनालॉग मल्टीमीटर है जो काफी सस्ता है, और चौथा मेरे द्वारा बनाया गया मिलीवोल्ट, वोल्ट और डीबी मेजर कर सकता है। इसके बैंडविड्थ 10 हर्ट्ज से 40 किलो हर्ट्ज है। तो इन सब में मैंने 5 वोल्ट आरएमएस दी है। तो शुरू करते हैं लो फ्रीक्वेंसी साइड से। इसको मैंने 10 हर्ट्ज से और 40 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी दी है और इनकी रीडिंग नोट करी है। पहले मीटर में 40 हर्ट्ज से नीचे और 10 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी पर इसकी रीडिंग कम होने लगती है,
लेकिन इनमें बहुत अधिक अंतर नहीं है। दूसरे मीटर में 30 हर्ट्ज से नीचे और 1 किलोहर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी पर इसकी रीडिंग कम होने लगती है और तीसरे में भी 40 हर्ट्ज से नीचे और 10 किलोहर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी पर इसमें अंतर आने लगता है। लेकिन इस एनालॉग मीटर में एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं है और चौथे मीटर में 10 हर्ट्ज से 40 किलो तक की रीडिंग बिल्कुल समान है। अब अगर आपके पास ऐसा मल्टीमीटर है जिसकी बैंडविड्थ 400 या 1 किलो हर्ट्ज तक ही है, तो फिर इससे आप पावर गेन या वोल्टेज गेन तो मेजर कर सकते हैं, फ्लैट फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स या टोन कंट्रोल का रेस्पॉन्स या और दूसरे पैरामीटर आप मेजर नहीं कर सकते। अगली वीडियो में इस समस्या का समाधान भी होगा और ये पैरामीटर्स कैसे मेजर किए जाते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने सुझाव और कमेंट्स जरूर दें। हाई क्वालिटी ऑडियो एम्पलीफायर और इससे संबंधित सर्किट्स में रुचि रखने वालों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें मेरे द्वारा डिजाइन किए गए क्लास AB एम्पलीफायर व अन्य प्रकार के सर्किट PCB डिजाइन्स के PDF आप प्राप्त कर सकते हैं और इन्हीं से संबंधित अपने प्रश्नों के उत्तर भी पा सकते हैं। क्लास D और क्लास H जैसे निम्न क्वालिटी वाले एम्पलीफायर्स में रुचि रखने वाले कृपया संपर्क ना करें। इस ग्रुप का सदस्यता शुल्क 100 रुपये प्रति माह या 1100 रुपये प्रति वर्ष है। अपनी सुविधा अनुसार मासिक या वार्षिक आप कैसे भी दे सकते हैं। जो इच्छुक हों वे यहाँ दिए गए गूगल पे QR कोड पर धनराशि जमा करके और व्हाट्सएप QR कोड को स्कैन करके थिंक एनालॉग फॉर यू ग्रुप के सदस्य बन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।